स्वागत है दोस्तों। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने लाइव क्लास की जो बैच चलाई हुई है उसमें जो लोग जुड़े थे उन्होंने देखा होगा कि कल हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इन दोनों निबंधों के बारे में विस्तृत रूप से बातचीत की। जिन लोगों ने इस निबंध के बारे में, इन दोनों निबंधों के बारे में बातचीत को ज्वाइन नहीं किया या नहीं कर सके, उनके लिए ये विशेष रूप से है कि शॉर्ट में वो जान लें कि इन निबंधों में क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतेंदु के परिचय के साथ। निबंधकार के रूप में भारतेंदु का लेखन कैसा है, रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला और भाषा एवं साहित्य संबंधी सभी विषयों पर कुछ न कुछ लिखा है। तो इससे आप उनकी रेंज जान सकते हैं भारतेंदु की कि किन किन क्षेत्रों में उन्होंने लेखन कार्य किया है। यानी पुरातत्व से संबंधित, इतिहास से, धर्म से, कला से, भाषा और साहित्य पर तो है ही, तो इतने सारे क्षेत्रों में उन्होंने लेखन कार्य किया हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा परिचय के रूप में अगर हम देखें तो पुरातत्व संबंधी निबंधों के रूप में उन्होंने रामायण का समय, काशी और मणिकर्णिका नाम के निबंध लिखे। इसके अलावा इतिहास संबंधी निबंधों की बात करें तो कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण। धर्म संबंधी निबंधों की बात करें वैष्णवता और भारतवर्ष, तदीय सर्वस्व। वैष्णवता और भारतवर्ष यूपी हायर के पाठ्यक्रम में था, अभी हाल फिलहाल में आप सभी पढ़ करके आए होंगे। कला संबंधी निबंधों की बात करें तो भारतेंदु ने संगीत सार नाम से लिखा और जातीय संगीत। साहित्य संबंधी हिंदी भाषा और नाटक। तो ये उनके लिखे गए महत्वपूर्ण निबंध और लेख हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। परीक्षाओं में ये बड़े उपयोगी होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। देखते हैं पहला निबंध हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जो भारतेंदु का लगा हुआ है, दिल्ली दरबार दर्पण। इस निबंध के बारे में मोटा मोटा जो सारांश है हम देखेंगे कि इसका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका जो रचना काल है इस निबंध का वो 1877 ईस्वी है। 28 अप्रैल 1876 को एक आधिकारिक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। इसके बाद ही भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया था। अब तक महारानी के शासन के 39 वर्ष पूरे हो गए थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दरअसल ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत तब आया जब 1857 की क्रांति का विद्रोह ब्रिटिश सरकार ने देख लिया कि भारत में बहुत भयंकर विद्रोह होने की संभावनाएं हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश जो ब्रिटेन से सीधे सीधे भारत का संचालन, भारत के प्रशासन का संचालन होने लगा। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्य के रूप में ध्यान रखना है कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। इस संबंध में इतिहासकार प्रेमवद ने अपनी पुस्तक भारत विभाजन की अंतःकथा में लिखा है कि भारत में कंपनी का 100 साल पुराना राज्य खत्म हुआ और अब भारतीय इंग्लैंड के महान साम्राज्य की एक कॉलोनी बनकर रह गए हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि भारतीय क्या हो गए, इंग्लैंड की महान साम्राज्य की कॉलोनी बन गए, यानी उपनिवेश बन गए पूरी तरह से। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु का मूलतः समाचारों की रिपोर्टिंग शैली में लिखा गया निबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। इस निबंध का जो आरंभ है वो भारतेंदु जी के एक स्तुति वचन से होता है, जो लिखते हैं कि जयति राज राजेश्वरी, जय युवराज कुमार, जय नृप प्रतिनिधि कवि लिटन, जय दिल्ली दरबार। स्नेह भरण तम हरण दो, प्रजन करण उजियार, भयो देहली दीप सो यह देहली दरबार। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पंक्तियाँ दिल्ली दरबार दर्पण नामक निबंध में भारतेंदु के हैं। तो जयति राज राजेश्वरी किसे कहा है भारतेंदु जी ने? महारानी विक्टोरिया को कहा है। और उनके राज को क्या कहा है कि स्नेह भरण तम हरण, स्नेह भरने वाले और तम अंधकार को दूर करने वाले, प्रजा के जीवन में उजाला करने वाले। जैसे देहरी का दीपक होता है वैसे ही ये दिल्ली दरबार जो सजा हुआ है, जिसकी भव्यता लगी हुई है, वो है। तो ये कहने के पीछे मूल मंतव्य था कि महारानी विक्टोरिया के शासन की घोषणा, आधिकारिक घोषणा भारत में करनी थी, तो उसका भव्य आयोजन किया गया और इस पूरे निबंध में उसी आयोजन की विशेषताओं को
लिखा गया है कि कैसे कैसे भव्य आयोजन वायसराय इस दौर में लिटन थे। ध्यान रखना है आपको कि इस निबंध में किस वायसराय का वर्णन हुआ है, तो लिटन का जिक्र है और पूरे निबंध में इसे श्रीयुत वायसराय कह करके संबोधित किया गया है। यह निबंध मूलतः रानी विक्टोरिया के ब्रिटिश क्राउन की अधिकारिणी बनने के उपरांत भारत में आयोजित भव्य समारोह के वर्णन के रूप में लिखा गया है। महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की अधिष्ठाता के पद पर विराजमान होती हैं। ये आपको ध्यान रखना निबंध में आया हुआ है कि महारानी विक्टोरिया का शासन या उनका साम्राज्य यूरोप में कहाँ तक था, तो ब्रिटेन और आयरलैंड दोनों की संयुक्त राज्य की अधिष्ठाता के पद पर वो विराजमान होती हैं। तो विक्टोरिया का समय अगर आप देखेंगे तो 1837 से लेकर 1901 तक बड़ा लंबा, लगभग 67 वर्षों का उनका जो शासनकाल रहा है, उसमें भारत में उन्होंने अपने संदेश लिटन के माध्यम से भिजवाया कि भारतीयों ने जो उनकी सेवा की है, जो राजभक्ति दिखाई है, वो इस वजह से ब्रिटिश क्राउन के हमेशा कृपा पात्र रहेंगे। और बहुत से राजाओं का वर्णन भारतेंदु जी ने किया हुआ है जो झुक झुक करके, लोट पोट हो करके, लहालोट हो करके वायसराय के चरणों में गिरते हैं, अपना कृपा पात्र उन्हें समझते हैं। तो एक तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे देशी राजाओं के चरित्र को भी दिखाया गया कि 1857 की क्रांति के बाद किस तरह से विद्रोह को कुचला गया और देशी राजाओं को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में ब्रिटिश शासन ने किया। सेनाओं की संख्या लगभग कितनी थी इस प्रदर्शन में, वो सारी बातें इस निबंध में आई हुई हैं। तो वायसराय लिटन क्या करते हैं, वो महारानी विक्टोरिया के संदेश को पढ़कर भारतीय राजाओं, अंग्रेज प्रशासकों और सैनिकों को सुनाते हैं। इस पूरे निबंध में 2 वर्णन मिलते हैं। पहला, भारतीय राजाओं और शासनाधिपतियों का ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति और नतमस्तक भाव। दूसरा, आयोजन की भव्यता का उल्लेख। इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के इस निबंध को उन्होंने लिखा हुआ है। इस निबंध को पढ़ते हुए आपको दिखेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो एक द्वैध भारतेंदु युग में दिखाई पड़ता है, देशभक्ति और राजभक्ति का, वो द्वैत आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि भारतेंदु का यह निबंध ऐसा लगेगा कि दिल्ली दरबार का यशोगान है। यहाँ देशभक्ति नहीं दिखाई पड़ेगी, वो वाली जो भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध में दिखाई पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो दुविधाग्रस्त मानसिकता थी उस दौर के भारतीयों की, चिंतकों की, वो इस निबंध में झलकती है। ठीक है। दोनों ही वर्णनों का उल्लेख भारतीय राजाओं को ब्रिटिश क्राउन के अधीन रखने की ब्रिटिश शासन की योजना को दर्शाता है। इसमें भारतेंदु जी ने ब्रिटिश वायसराय और ब्रिटिश शासन की चालाकी भरी नीतियों और उनके व्यवहारों व कथनों को दिखाया हुआ है। यानी वायसराय किस तरह से सारे राजाओं को ऐसा महसूस कराते हैं कि वही राजा वायसराय के लिए सबसे खास है, और सारे राजा भी इतनी मूर्खतापूर्ण ढंग से यह महसूस करते हैं कि वायसराय उन्हें ही सबसे ज़्यादा सम्मान दे रहा है और किसी को नहीं। तो इस तरह की बातें पूरे निबंध में दिखाई पड़ेंगी कि सभी राजाओं से वायसराय ऐसे मिलता था मानो वह ब्रिटिश शासन का सबसे प्रिय और प्रमुख व्यक्ति हो। भारतेंदु जी लिखते हैं कि इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया हुआ है। दरअसल ये प्रशासकों की चालाकियाँ होती हैं, उनकी धूर्तता होती है कि वो ऐसा आपको महसूस कराएंगे कि वो आपके ही, ये भ्रष्ट प्रशासन की एक तरह से है कि जो सुशासन की बात हम नहीं करते, सुशासन में तो जनता का रक्षक और सेवक के तौर पे प्रशासक होते हैं, लेकिन यहाँ जो वायसराय है वो बहुत कुटिल बुद्धि का है और इतना कुटिल है कि समस्त राजाओं को मिलाने के लिए जितना मनोहर मधुर बोल सकता है वो उतना बोलता है और सबको ये महसूस करा देता है कि सबसे ज़्यादा सम्मान वायसराय ने उन्हीं राजा का किया है और सभी मूर्खतापूर्ण ढंग से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। भेंट होने के पश्चात श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए और तमगा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बातचीत की। ये बात भारतेंदु जी अपने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में लिखते हैं। बहुत सारी बातें इस निबंध में हैं जो महत्वपूर्ण हैं। वायसराय अपने संबोधन में राजाओं की राजभक्ति और विक्टोरिया की प्रशंसा करता है। संबोधन देता है वायसराय लिटन
कि हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़ कर सब अवसरों पर किए हैं और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे, श्रीमती की सेना विक्टोरिया की सेना की जो युद्ध की कीर्ति है उसे थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण कर रही हैं। अब आप देखिए कि क्या काम किया इन देसी राजाओं ने, देसी अफसरों ने और सिपाहियों ने। उन्होंने 1857 की क्रांति को कुचला, बुरी तरह से कुचला। क्रांतिकारियों को फांसी की सजाएं हुई, उनकी हत्याएं हुई, बहुत सारी चीज़ें। तो एक तरह से ब्रिटिश शासन को बनाए रखने में देसी लोगों ने ही ज़्यादा योगदान दिया। एक तरह से गद्दारी ही थी क्रांतिकारियों के साथ, तो जो देसी अफसरों और राजाओं ने और सिपाहियों ने उनके साथ किया, जो उसी का नतीजा हुआ कि 1857 की क्रांति कुचली गई, पूरी तरह से दबा दी गई। और इसी बात को अभिमान के साथ विक्टोरिया जी याद करती हैं कि देसी राजाओं ने हमारा बड़ा साथ दिया है और श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे। यानी किसी भी तरीके की विद्रोह की चिंगारी को आप पैदा होने ही नहीं देंगे, ब्रिटिश शासन को उसकी सूचना देंगे, उसके कुचलने में उन विद्रोह की स्वरों को आप ब्रिटिश शासन का साथ देंगे, अपनी सेनाओं का इस्तेमाल करेंगे। ये जो तरीका है आप देखेंगे दिल्ली दरबार दर्पण में, इस संदेश में जो विक्टोरिया लिटन के माध्यम से कहलवाती हैं वो दिखाई पड़ता है। अपने आगे वे कहते हैं लॉर्ड लिटन, अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने का विश्वास का काम आप लोगों को सुपुर्द करती है। यानी लॉर्ड लिटन ये संदेश विक्टोरिया का सुनाते हैं देसी राजाओं को कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, अमन चैन बनाए रखेंगे। अमन चैन जनता के सुख के लिए नहीं, अमन चैन ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए। तो इस तरह से विक्टोरिया के संदेशों को वायसराय पढ़ करके सुनाता है देसी राजाओं को। और पूरे निबंध में इतने भयंकर और भव्य आयोजन की बात की गई है कि भारतेंदु जी भी उससे प्रभावित है और लिखते हैं कि 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील दूर हुआ। तो ये बातें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो इनसे जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आते हैं तो आप आसानी से उन्हें कर पाएंगे। साथ ही एक विचार भी आपके पुष्ट होते रहेंगे। रिटन जो लिखित परीक्षा होने वाली है उसमें भी आप समझ पाएंगे कि इन निबंधों का मूल मंतव्य आशय क्या है, क्या इनके विचार हैं। वायसराय का चबूतरा जो था वो खटकोण का था, ये ध्यान रखना है, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा था। इस तरह के वर्णन मिलते हैं वहाँ पे। वायसराय सभास्थल पर जब पहुँचता है तब स्टार ऑफ इंडिया के प्रतिष्ठित पद के ग्रैंड मास्टर का वस्त्र धारण करता है। यानी स्टेज पर जाने से पहले इस पद के महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठित वस्त्र है उसे धारण करके तब स्टेज पर चढ़ता है। और वायसराय के दोनों ओर 2 दामन बरदार खड़े थे। ध्यान रखेंगे, दामन बरदार वो होते हैं जो अगल बगल छोटे छोटे बच्चों को, बहुत सुंदर सुंदर बच्चों को खड़े कर दिए जाते हैं, एक शासक की शोभा बढ़ाने के लिए कि वो बच्चों से भी बहुत प्रेम करता है, बच्चे उससे बहुत प्रेम करते हैं, इस तरह की प्रवृत्तियाँ दिखाने के लिए। उनमें एक छोटा बच्चा महाराज जम्बू का बेटा था और दूसरा कर्नल वर्ग के किसी अधिकारी का बच्चा था। तो कभी प्रश्न में पूछे कि दामन बरदार जो थे उनमें से किस महाराज का बेटा था, तो जम्बू महाराज का बेटा था और कर्नल वर्ग के अधिकारी का एक बेटा। कंगूरों के जो कंगूर थे वहाँ पे सजाए गए थे, उन पर कलश नहीं रखा गया था, उन पर राजराजेश्वर यानी विक्टोरिया जी का सुनहला मुकुट, जिसे ब्रिटिश क्राउन कहा जाता है, वो लगाया गया था। कलश रखने की परंपरा को हटा के ब्रिटिश क्राउन की प्रतिष्ठा की जा रही थी कि जगह जगह उस ब्रिटिश क्राउन का चिन्ह, जो गिफ्ट भी दिए जा रहे थे, उपहार भी दिए जा रहे थे देसी राजाओं को, वो भी ब्रिटिश क्राउन बने हुए चिन्हों के साथ दिए जा रहे थे, ताकि वो स्वीकार कर लें कि वो ब्रिटिश शासन के अधीन है। वे जब भी उसका जिक्र करेंगे, वे देसी राजा जब भी उन्हें देखेंगे तो उन्हें ब्रिटिश क्राउन हमेशा याद आएगा। इसलिए ऐसे उपहार भी दिए जा रहे थे। और लगभग 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज अपने हथियार बांधे खड़ी हुई थी। 2 लाख के लगभग तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हुई थी। ये बातें इस निबंध में पूरी की पूरी दिखाई पड़ती हैं। आपको ये सारे तथ्य थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब देखिए भारतीय शासनाधिपतियों और राजाओं के विषय में क्या लिखते हैं भारतेंदु जी, कि सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई।
दोस्तों, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की लाइव बैच गूगल मीट पर हम चला रहे हैं। जो लोग जुड़े हैं वो आगे कंटिन्यू रहेंगे। हम लगातार प्रयास करेंगे कि बेहतर ढंग से आप सभी को पाठ्यक्रम से परिचित करवा सकें। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें मिल जाएगा। आप संपर्क करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हम रिटन लिखित परीक्षा तक आपको जो भी ज़रूरी सलाह होगी, जो भी ज़रूरी सामग्रियाँ होगी वो उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो हमारी लाइव क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे डंडों पर राज राजेश्वरी का मुकुट बना था और एक पट्टी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले का राजा का नाम लिखा था। और फरहरे पर से जो डंडे थे उस पर, यानी झंडे पर पूरा का पूरा ये एक माहौल बना करके कि राजा का नाम लिखा है, उसके शस्त्र अंकित हैं और ऊपर विक्टोरिया जी के मुकुट का पूरा का पूरा चित्र बना हुआ है। ये सारी बातें यहाँ पर भारतेंदु जी दिल्ली दरबार दर्पण को की एक रिपोर्टिंग करते हैं। ये समाचारों की रिपोर्टिंग शैली में लिखा गया निबंध है। तो उम्मीद है इस निबंध के बारे में महत्वपूर्ण बातें और विचार आप समझ पाए होंगे। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें जो होंगी इस निबंध के बारे में हम अपनी अगली क्लासेस में ज़रूर बताएंगे आपको। लाइव क्लास से जुड़ेंगे तो हम योजनाबद्ध ढंग से अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर पाएंगे। और 1 मई से ये लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो ज्वाइन करने के लिए लाइव क्लास को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप ज्वाइन कर लें ताकि समय पर सूचनाएं आपको मिलती रहें और हम जुड़े रहें महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।